नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय हैं उनके बारे में, जो उसके विजय अभियान हैं, साम्राज्य विस्तार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के जो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और उसके जो पुत्र रकुनुद्दीन इब्राहिम शाह और अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जो समस्याएं थी और जो उसके समय में विद्रोह हुए थे उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुख्यतः अलाउद्दीन की जो खिलजी है उसकी विजय अभियानों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उसने कहां कहां विजय प्राप्त की और उसका साम्राज्य विस्तार कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो उसकी जो व्यक्तित्व था बहुत ही वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। मतलब कि जो उसकी नीति होती है बहुत ही विस्तारवादी नीति होती है और वो चाहता है कि वो हमेशा युद्ध लड़ता रहे और हमेशा जो मतलब विजय युद्ध अभियान वो चलाता रहे। ऐसे में उसकी महत्वाकांक्षा सिकंदर के जैसे वो पूरे विश्व को जीतना चाहता है और इसी वजह से वह द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण करता है और उसका जो उद्देश्य होता है कि वो मैं ऐसा शासक बनूं जिसका जो है सीमा विस्तार काफी दूर तक चलता रहे। तो लेकिन उसके आइडिया को जो है उसके जो एक मित्र है अलाउल मुल्क, उसके परामर्श से वो विश्व विजय का जो उसका आइडिया होता है उसे वो छोड़ देता है। इसके बाद उसका सारा ध्यान अपने भारत में ही साम्राज्य विस्तार में रहता है और उसी को फोकस हमारा रहेगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं हम उसे दो भागों में बांटेंगे, एक उत्तर भारत की विजय और एक दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की जो विजय है उनमें एक बात का अंतर होता है। प्रमुख अंतर इस बात का होता है कि जो उत्तर भारत की विजय होती है उसका जो मतलब उद्देश्य होता है साम्राज्य विस्तार, यानी कि अपनी सीमाओं की जो बढ़ोतरी चाहता है और सारे जो स्वतंत्र आसपास के जो शासक थे उन्हें अपने जो क्षेत्र में मिलाना चाहता है। जबकि दक्षिण विजय का जो उसका जो मतलब कि जो उद्देश्य होता है वो है उन सिर्फ लूटपाट से के माध्यम से धन कमाना उसका उद्देश्य रहता है। अपने शासन में उसकी सीमा में मिलाने का उसका उद्देश्य नहीं रहता है। वो सिर्फ उनको मतलब जाता है, आक्रमण करता है, करवाता है, लूटपाट करता है, इसके बाद उनके संधि से वार्षिक कर उनसे लेता रहता है। तो ये दो मतलब एक जो प्रमुख जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर उसका जो उद्देश्य होता है मतलब कि जो प्रमुख फोकस जो होता है सीमा विस्तार की दृष्टि से, तो उत्तर भारत की तरफ रहता है और धन लूटने की तरफ का जो उद्देश्य होता है उसका दक्षिण विजय पर रहता है। उत्तर भारत से भी वो लूटता है लेकिन मेन जो फोकस उसका दक्षिण विजय पर ही रहता है। देखिए, उत्तर भारत की जो उसके जो प्रारंभिक अभियानों में आता है वो, और उसमें उसके जो प्रमुख अभियान है गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान, सेवान अभियान और जालौर अभियान है। जबकि दक्षिण जो अभियान है वो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, पांड्य और देवगिरी पर वह दूसरा भी अभियान चलाता है। तो इन्हीं सब अभियानों और इन्हीं सब विजयों के बारे में हम धीरे धीरे मतलब क्रमशः जानेंगे। देखिए, ये एक सबसे पहले उसका जो अलाउद्दीन का एम्पायर है उसका में एक थोड़ा सा हल्का सा नजर डाल लेते हैं हम। देखिए, ये वहां पर ये दिल्ली है जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं। ये देखिए आप चित्तौड़ है, ये रणथंभौर है और यहाँ पर गुजरात है ये, ठीक है, ये मांडू, ये देवगिरी, ठीक ऐसे वो आता है। मतलब कि ये जो आपका जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये इसका साउथ मतलब कि साउथ का जो उसका जो अटैक होता है अभियान होता है उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जो पहला अभियान जो इसका होता है गुजरात अभियान होता है। और इस गुजरात अभियान के दौरान जो गुजरात का शासक होता है वहां पर बघेल शासक रायकर्ण द्वितीय का शासक होता है और इसकी राजधानी उस समय अनहिलवाड़ा होती है। और यह उस समय का बहुत ही ज्यादा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, एक बहुत ही अच्छा बंदरगाह था। तो इसलिए यह राज्य वहां का मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध था, यानी कि धन वहां पर बहुत ही ज्यादा था। तो खिलजी का उद्देश्य दो हो जाता है कि मतलब कि वो इसको अपनी सीमा में मिलाना चाहता है और धन लूटने का भी उसका उद्देश्य होता है।
तो खिलजी जो होता है इस अभियान के लिए अपने जो जो उसके जो सेनापति होते हैं उलूग खां और नुसरत खां को इस अभियान में भेजता है। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का नेतृत्व है उलूग खां और नुसरत खां करते हैं। उलूग खां और नुसरत खां बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही एक्सपर्ट योद्धा थे और वो जो है रायकर्ण द्वितीय को आसानी से हरा देते हैं। तो और रायकर्ण द्वितीय पराजित हो जाता है और वह भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ जाके शरण ले लेता है। ठीक है, और आगे चल के ये एक प्रमुख कारण बनेगा देवगिरी पर उसके खिलजी के आक्रमण का। जब रामचंद्र देव के यहाँ वो भग जाता है तो उसके जो सैनिक होते खिलजी के और सेनापति वो उसकी पत्नी कमला देवी को कब्जे में कर लेते हैं और कमला देवी को कब्जे करने के बाद उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है। आगे चलकर वो बहुत ही उसकी प्रिय रानी बनती है और उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दखल हो जाता है साम्राज्य में, मतलब कि उसकी जो निर्णय में काफ़ी ज़्यादा उसका पावर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मलिक काफूर नामक जो है एक हेड़ा, जो आप उसको देखेंगे कि ये दक्षिण विजय अभियान में यही रहता है, सारे नेतृत्व यही करता है और ये बाद में आगे खिलजी वंश का शासक भी बनेगा, उसको भी यहीं से पकड़ा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है और इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जब ये सब हो जाता है तो अपने विश्वास पात्र मित्र अलफ खां को वो गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये था गुजरात विजय की कहानी जो 1297 ईस्वी में घटित हुई थी। अब अगले अभियान की ओर देखते हैं। ठीक है, अगला अभियान है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान के समय मतलब कि इस समय जो रणथंभौर का शासक था वो चौहान वंश का शासक हम्मीर देव था। ठीक है, और यहाँ के जो आक्रमण करने का जो मतलब कि जो मेन जो कारण होता है कि यहाँ पर उसने 9 मुस्लिमों को शरण दिए होता है। 9 मुस्लिमों को आपने जब इसके बारे में पढ़ा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा कि कैसे जब गुजरात विजय के बाद वो विद्रोह होता है वापस आते हुए तो 9 मुस्लिम विद्रोह कर देते हैं। इसके बारे में अब मैं डिटेल पे नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ऑलरेडी इसको बता दिया गया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो 9 मुस्लिमों को ये शरण दे रखा था और इसी के कारण ये जो है ये अभियान का कारण बनता है। तो एक बार पुनः है इसका जो नेतृत्व जो होता है मतलब युद्ध के लिए उलूग खां और नुसरत खां को भेजा जाता है। और जो रणथंभौर अभियान में शासक हम्मीर देव बहुत ही मतलब कि चालाकी से और बहुत ही बुद्धिमान तरीके से उनका सामना करता है और इस मुठभेड़ में उसका जो प्रमुख सेनापति है नुसरत खां की मौत हो जाती है। जब नुसरत खां की मौत हो जाती है तो खिलजी स्वयं इसका मतलब कि बागडोर संभालने की कोशिश करता है और स्वयं नेतृत्व करता है और वो एक बार पुनः जो षड्यंत्र जो उसका जो प्रमुख हथियार होता है वो रचता है और हम्मीर देव के एक मंत्री जिसका नाम रणमल होता है उसको प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला देता है और किले में अधिकार कर लेता है। तो जब किले में अधिकार कर लेता है और बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जो हमीर देव है वो भी मतलब कि उसकी मौत हो जाती है और 9 मुसलमान जो है वो वीरतापूर्वक लड़ते हैं और अपनी जान गंवाते हैं लेकिन वो विजय नहीं पा पाते हैं। इसके बाद जो राजा की पत्नी और जो होते हैं कि जो मतलब कि मंत्रिमंडल जो उसके होते थे जो प्रमुख व्यक्ति उन सभी की पत्नियां मिलके जौहर कर लेती हैं। तो इस प्रकार से उसका जो रणथंभौर अभियान है वो भी सफल हो जाता है और ये 1299 के आसपास होता है। अब अगले उत्तर भारत अभियान में जो नंबर है चित्तौड़ अभियान। देखिए चित्तौड़ अभियान बहुत ही इसका फेमस है अभियान है और इससे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रानी पद्मावती का प्रसंग जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि चित्तौड़ में जो के समय वहाँ का शासक कौन था और किस वंश का शासन था। तो यहाँ पर गुहलोत वंश का शासन था, गुहलोत वंश का शासन था और यहाँ का राजा राणा रतन सिंह थे और उनकी ही पत्नी का नाम पद्मावती था। यह खिलजी की
प्रसारवादी नीति का हिस्सा था। ठीक है, उल्लेख मिलता है कि वह रानी पद्मावती को देखना चाहता था सिर्फ एक बार, इस वजह से वो पद्मावती का जो उसको पसंद करता था, ये भी रीजन था कि इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था। लेकिन उसको बात को छोड़ते हैं और देखते हैं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर वो कब्जा कर लेता है। राणा रतन सिंह की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा जो है वो समर्पण कर देता है, और फिर बाद में आपको पता है कि पद्मावती की कहानी जो दिखाई जाती है। और इस अभियान में अमीर खुसरो का अभियान था, साथ में था। ठीक है, इस युद्ध में रानी पद्मावती अन्य रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं जब राणा रतन सिंह की जो मौत हो जाती है। पद्मावती से जो संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बनता है, जो कहानी है, उसे अलग वीडियो में दिखा देंगे, बता देंगे आप अगर कमेंट करेंगे। इसका एकमात्र उल्लेख जो मलिक मोहम्मद जैसी की द्वारा एक काव्य ग्रंथ है पद्मावत, उसी में इस कहानी का उल्लेख मिलता है, और यह लगभग 1540 के आसपास लिखी जाती है। और ये जो अभियान होता है 1303, यानी कि आप जान सकते हैं कि 1540 ठीक है 237 वर्ष बाद ये जो है जो रचना की जाती है। तो जो प्रश्न जो पद्मावती जी से बनता है वो यही बनता है कि किस काव्य ग्रंथ से जानकारी मिलती है, उस कब लिखा गया, और उसके जो कवि लेखक कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अब अगला जानते हैं अगला अभियान है मालवा अभियान। ठीक है, यह जो है 1305 ईस्वी में होता है, और इसका जो शासक होता है महलक देव होता है, और खिलजी का जो नेतृत्व करता है आइनुल मुल्क, जो मुल्तान का सूबेदार होता है, उसे बुलाया जाता है, और वह इस अभियान का नेतृत्व करता है और आसानी से महलक देव को हरा देता है, और ये सारे विजित क्षेत्रों का सूबेदार आइनुल मुल्क को बना दिया जाता है। आप अगर मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कहाँ पर मालवा पड़ता है। देखिए, ये देखिए, आप अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, ये यहाँ पर मालवा है। एक बार पुनः आपको रिमेंबर करा दे रहा हूं, ये चित्तौड़ है, ये रणथंभौर है, ये गुजरात है। ठीक है, चलिए अब फिर से वापस आते हैं उसके अभियानों पर। अगला अभियान जो है उसका सिवान अभियान है, 1308 ईस्वी में होता है, और जो वहां का शासक होता है परमार वंश का शासक होता है, राजा होता है, उसका नाम राजा शीतलदेव होता है। परिणाम क्या होता है, खिलजी विजय होता है, और यहाँ पर जो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का इख्तियार बना दिया जाता है, और सिवान भी उसकी जो मतलब क्षेत्र में आ जाता है, और वहां पर उसका नियंत्रण हो जाता है। उत्तर भारत का अंतिम अभियान जो अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो वो जालौर अभियान होता है, और जालौर अभियान में समय वहां का राजा कान्हा देव तृतीय होता है, कृष्णदेव तृतीय के नाम से भी उल्लेख मिलता है, और परिणाम वही खिलजी विजय होता है, और उसे भी अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके उत्तर भारत के जो विजय हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला स्टेप है, हम दक्षिण भारत की विजय पर जाएंगे, और इस चार्ट को देख लीजिए, इसमें आपको दिखेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। जैसे आप देखेंगे कि ये दिल्ली टू ये यादव वंश का रास्ता है देवगिरी, फिर ये द्वार समुद्र, ये यहाँ पर वारंगल है, ये द्वार समुद्रम, फिर मदुरई, ऐसे, एक मिनट, ठीक है, द्वार समुद्रम और ये मदुरई, ये इसकी जो प्रमुख जो अभियान होते हैं साउथ इंडिया के। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये मतलब कि आप जान लीजिए रूल, ये नियम आप कह सकते हैं कि ये जो मतलब कि फैक्ट है कि ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता, और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम सेनापति भी था। सेनापति इसलिए कहा था कि मैंने आपको बताया कि ये जलालुद्दीन
खिलजी के समय भी 1296 ईस्वी में एक बार ये देवगिरी पर अटैक कर चुका था। तो यानी कि अगर प्रथम सेनापति की बात की जाए तो भी अलाउद्दीन खिलजी है, और अगर भारत प्रथम शासक की बात की जाए तब भी अलाउद्दीन खिलजी है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उद्देश्य मैंने आपको उस प्रारंभ में बता दिया था, लूट से धन प्राप्त करना था। और जो इसके जो रीजन है, जो इसको जो जिसने उस रीजन को जिसने रूल किया, मतलब कि जीता, वो 4 प्रमुख डायनेस्टी थी। और इनसे प्रश्न बनता है। प्रश्न किस टाइप के बनते हैं? पहला प्रश्न तो किस राजवंश का शासक कौन था, किस वर्ष किया, और इनका क्रम से पूछता है कि जैसे मतलब कि पहले कहाँ हुआ, देवगिरी पर आक्रमण हुआ कि वारंगल पर आक्रमण हुआ, द्वार समुद्रम पर हुआ, मदुरई पर हुआ। तो ये सब मतलब एक सीरियल वाइज से आपको मैच करना पड़ता है। तो देखते हैं यादव वंश में जो देवगिरी में जो थे यादवों का जो शासन था, और वहां का उस समय रूलर रामचंद्र देव था। ठीक है। और काकाती वंश जो वारंगल में शासन कर रहे थे, वारंगल को तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है। वहां का जो शासक था ये प्रताप रुद्र देव। ठीक है। होयसल द्वार समुद्रम में होयसल के शासकों का मतलब कि होयसल वंश के शासक था, और वहां का जो शासक था वीरबल्ला तृतीय। और जो पांड्य वंश मदुरई पर शासन कर रहा था, वहां का शासक वीर पांडा था। तो आप इसे याद कर लीजिए का। और देवगिरी जो अभियान, जो पहला जो अभियान होता है वो 1307 के आसपास, 1307-8 के आसपास होता है। इसके बाद जो दूसरा अभियान जो वारंगल में होता है, वहां पर जो वहां का शासक प्रताप देव रुद्र होता है, और वो 1309 के आसपास होता है। इसके बाद द्वार समुद्रम पर होता है, वो 1311 के आसपास होता है। इसके बाद उसी के आगे सोचता है चलो द्वार समुद्रम तक आ गए हैं तो सीधा सीधा मदुरई को भी लूट लेते हैं। तो उसके बाद जो अगला 1311-12 के बीच में वह मदुरई को भी करता है। और इसके बाद पुनः जो 1312 ईस्वी में एक बार पुनः जो देवगिरी पर अभियान करता है। अगर देवगिरी के दोनों अभियानों को गिन लें इसके शासन के दौरान, मतलब जब ये सुल्तान था, तो कुल मिला के 5 बार जो आक्रमण होते हैं। चलिए बारी बारी से इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। पहला अभियान देवगिरी अभियान, और 1307 ईस्वी को होता है, 1307 और 8 के बीच में। और इसका नेतृत्वकर्ता जो है मालिक काफूर होता है। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का नेतृत्व है वो मालिक काफूर करेगा, और मालिक काफूर की सहायता के लिए वह अलप खान नाम के एक और वीर सैनिक को भेजता है। मतलब और कारण क्या होते हैं देवगिरी के अभियान के? पहला कारण तो शुरुआत में बताया था कि गुजरात के शासक राजा करण सिंह को इसने शरण दे रखी थी। दूसरा जो कारण है, जो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी संधि करके गया था कि वार्षिक कर भेजिएगा, अब वह वार्षिक कर देना बंद कर देता है। तीसरा कारण, खिलजी की मालिक ए जहां मतलब वही कमला देवी जिसको गुजरात अभियान के दौरान इसने प्राप्त किया था, वह अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती है, जो कि अपने पिता के साथ चली जाती है। तो ये 3 इसके प्रमुख कारण होते हैं इसके अभियान के। युद्ध होता है, परिणाम होता है कि रामचंद्र देव को पराजित कर दिया जाता है, और रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद उसे बंदी बना लिया जाता है, और उसकी जो पुत्री है देवल देवी को भी वो प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद मतलब कि काफी ज्यादा रामचंद्र देव को फिर ये रायसन की उपाधि से भी सम्मानित करता है। और रायसन की उपाधि के बाद जो इनके जो संबंध थे, और रामचंद्र देव अपनी पुत्री का विवाह खिलजी से कर देता है। तो ये जो अब जो इनके बीच जो कटु संबंध थे, अब वो धीरे धीरे बहुत ही गहरे घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, और एक प्रकार से एक मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और आगे जो साउथ के जो दक्षिण के अभियान होंगे उसमें रामचंद्र देव, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में देवगिरी ही पड़ता था, तो रामचंद्र देव उसकी बहुत ही सहायता करता है, खाद्य पूर्ति के माध्यम से, सेना के माध्यम से, सभी तरीकों से वह इसकी जो मदद करता है, और अपना जो एक मतलब जो संधि है उसका पालन करता है। ठीक है। अब अगला जो अभियान है वो है तेलंगाना यानी वारंगल का अभियान। देख लेते हैं। ये
1309 और 10 के बीच होता है। और जो देवगिरी, इसकी जो देवगिरी है वो सैनिक सहायता करते हैं मलिक कफूर की। अभी बताया मैंने कि जो बहुत अच्छा होता है। राजा जो है इस संधि में पहले लड़ता है, लेकिन बाद में वो समझता है कि वो तो जीत नहीं पाएगा, और इसे राजा जो है, यहाँ का जो राजा होता है, वो संधि की इच्छा प्रकट कर देता है। ठीक है, वहाँ का जो शासक होता है प्रताप देव रुद्र, याद कर लीजिएगा तेलंगाना का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, सॉरी, प्रताप रुद्रदेव। वो यहाँ वारंगल का शासक था, और वो संधि की इच्छा प्रकट करता है। तो संधि की इच्छा प्रकट कैसे करता है? वो अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है और उसमें गले में अपने सोने की जंजीर डालकर वो मलिक कफूर के पास भेजता है कि एक प्रकार से उसका ये संधि प्रस्ताव होता है। इस संधि प्रस्ताव को मलिक कफूर स्वीकार कर लेता है। बदले में उसे बहुत ही ज़्यादा 100 हाथी, 700 घोड़े मिलते हैं, और साथ ही साथ वह वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वास्तविक उद्देश्य लूट से धन कमाना और सैनिक जो हाथी घोड़े इकट्ठा करना ही होता है, और उन्हें छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात, इस अभियान से एक घटना जुड़ी हुई है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा की कहानी अगर आप इतिहास में देखेंगे, कोहिनूर हीरा कई बार 100 200 साल बाद में अपनी एक कहानी लेके, फैक्ट लेके आ जाता है। तो शुरुआत उसकी कोहिनूर हीरा की यहीं से होती है, तेलंगाना यानी वारंगल से। उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे और उसके संबंधित तथ्य उन्हें जानेंगे। तो इस प्रकार से वारंगल का अभियान भी उसका समाप्त हो जाता है। उसका शासक प्रताप रुद्रदेव तो जो है वो संधि कर लेता है। अब उसके अगले अभियान द्वार समुद्रम जो है, उससे पहले हम यहाँ पर कोहिनूर हीरा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कोहिनूर हीरा से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पर मैंने जो लिख रखे हैं, इसके जो 6 उल्लेख मिलते हैं मुख्यतः, और ये कभी न कभी 6 के 6 फैक्ट्स हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, कभी न कभी ये पूछता ही रहता है। देखिए, पहला फैक्ट जो है ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया है। ठीक है, पहला उल्लेख इसका अलाउद्दीन के समय में प्रताप देव रुद्र जो होता है वो खिलजी को देता है, यानी मलिक कफूर को देता है, मलिक कफूर खिलजी को देता है, बात एक ही है। दूसरी बार इसका उल्लेख बाबर के काल में ये सामने आता है, फिर से कोहिनूर हीरा। और बाबर के काल में क्या होता है कि मालवा के शासक महमूद द्वितीय हुमायूं को सौंपता है। ठीक है, हुमायूं को यह जो हीरा है सौंपता है। तीसरा उल्लेख इसके बाद शाहजहां के काल में दिखता है इसका। शाहजहां के काल में गोलकुंडा के प्रधान मंतर मीर गुमला जो है वो इस कोहिनूर को शाहजहां को देता है। इसके बाद इसका जो चौथा उल्लेख दिखता है, उत्तरवर्ती मुगल शासक, यानी कि जो औरंगजेब के बाद जो एक मुगल शासन चलता है उसे उत्तरवर्ती मुगल शासन कहते हैं। वहाँ का जो राजा शासक होता है मोहम्मद शाह नादिर शाह, जो कि आक्रमणकारी होता है, उसको देता है। एक चौथा उल्लेख आपको मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच का दिखता है। इसके बाद पांचवा उल्लेख हमें मिलता है सिख राजा रणजीत सिंह के समय, कि अफगानिस्तान के भगोड़ा शासक शाह शुजा कोहिनूर हीरा जो है सिख राजा रणजीत सिंह को देता है। इसके बाद छठवां उल्लेख जो कि अंतिम है, मतलब कि 1849 में जो है अंतिम सिख शासक दलीप सिंह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डलहौजी को प्रदान कर देता है। तो यानी कि इसके जो 6 उल्लेख हैं ये सारे आपको मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है, आपको अब अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तब लीजिएगा जब मैंने इसमें मतलब कि इनको मैंने स्केच नहीं किया था, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, डलहौजी के देने के बाद वह जो अभी भी वर्तमान में ब्रिटिश राजमहल में वो कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। ठीक है, अब कोहिनूर हीरा की कहानी हम खत्म करते हैं और जो आज का जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं और उसके अलाउद्दीन खिलजी की जो अगली दक्षिण अभियान की ओर बढ़ते हैं। अगला जो दक्षिण अभियान है वह द्वार समुद्र अभियान है। द्वार समुद्र अभियान दक्षिण में और ये 1311 की ईस्वी में होता है, और यहाँ का राजा जो होता है बीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, बीर बल्लाल तृतीय है, और मलिक कफूर जो आसानी से हरा देता है और ये भी राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और ये भी वार्षिक कर देना स्वीकार करता है, और
बाद में अलाउद्दीन खिलजी उसका राज भी वापस कर देता है। अब अगला अभियान देखते हैं, पांड यानी मदुरई अभियान। ये भी 1311 में होता है। द्वार समुद्रम से फिर आगे जो मलिक कफूर है पांड राज्य की ओर प्रस्थान करता है। पांड राज्य की उस समय स्थिति क्या होती है कि वहां के जो 2 भाई थे, जो शासक थे, सुंदर पांड और वीर पांड, वो सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे होते, मतलब कि दोनों बैठना चाहते हैं। तो सुंदर पांड क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि मलिक कफूर आया हुआ है तो वह उसे सहायता मांगता है यानी खिलजी से, और मलिक कफूर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, खुश होता है कि वाह भाई सोने पर सुहागा हो गया है, तो मैं तो ये चाहता था। और वह मलिक कफूर को भेज देता है और मलिक कफूर वहाँ पर जाता है और लूटपाट काफ़ी मचाता है। वीर पांडा जो युद्ध से भाग जाता है और फिर उसको मलिक कफूर के हाथ भी नहीं आता है, मलिक कफूर के हाथ नहीं आता है। और पांड्य राज्य जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वीर पांडा भाग जाता है, वीर पांडा को तो सौंपता ही नहीं है, तो सोचता है क्या किया जाए भाई, जो वादा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन उसका तो मेन फोकस तो पैसा लूटना था, धन लूटना था। वह खूब लूटता है। मदुरई एक बहुत ही संपन्न था और वहाँ का शिव मंदिर जो फेमस था, वहाँ शिव मंदिर लिंग महादेव के सोने के मंदिर को खूब लूटता है, जो आधुनिक चिदम्बरम में है। तो धन की दृष्टि से अगर देखें तो उसका ये सबसे सफल अभियान माना जाता है। ठीक है, उसको मतलब कि अधीनता स्वीकार नहीं करता है, कर नहीं देता है, लेकिन उसको पैसे खूब मिलते हैं, मलिक कफूर को धन काफ़ी मिलते हैं। तो इस प्रकार से पांडव जो अभियान है मदुरई का 1311 ईस्वी में ये भी हो जाता है। इसके बाद अगला अभियान देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का ये जो आखिरी दक्षिण अभियान था, द्वितीय अभियान इसे बोलते हैं, देवगिरी का 1312 ईस्वी में होता है। कारण क्या होता है कि जो वहाँ का जो शासक होता है, जो अधीनता स्वीकार करता है, रामचंद्र देव, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव गद्दी पर बैठता है और वह अधीनता मानने से इनकार कर देता है और कर भी नहीं देता है। तो इसी युद्ध में मतलब कि शंकर देव को सबक सिखाने के लिए ये युद्ध होता है और युद्ध में शंकर देव मारा जाता है और देवगिरी का अधिकांश भाग इस बार सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद 1314 ईस्वी में यादव राजवंश के एक सदस्य हरपाल देव को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। हमने इसमें आपके जो प्रमुख जो अलाउद्दीन खिलजी की जो युद्ध अभियान थे, साम्राज्य विस्तार था, उनके बारे में जाना। 2 अभियान याद रखिएगा, ऐसे उत्तर विजय और दक्षिण विजय, ऐसे जो शुरुआत में स्लाइड है उसे आप ध्यान रखिएगा, वहाँ के जो शासक क्या थे और दक्षिण विजय अभियान के जो क्रम थे आक्रमण के ईयर वाइज, उन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में अच्छा इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और जो भी प्रश्न बन रहे हों आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले जो वीडियो होगा, उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार हैं, रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में विस्तृत तरीके से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।